स्टार्ट कर दिया सर जल्दी से। नमस्ते लेट नमस्ते सर। मैंने अभी मोबाइल कर दिया सर। साइंस पीछे करेंगे पानी कहाँ है? ठीक है बेटा, आप बातें नहीं करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हम लोग बेटा बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांगों के बारे में बात की थी, और लगभग सभी हो गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस भी देखा था। एक चीज और बच रही है कि प्लांट सेल में एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल यानी कि मध्य में क्या होती है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। वहीं एनिमल में क्या होता है कि छोटी छोटी रिक्तिकाएं, छोटी छोटी वेसिकल्स पाई जाती है। लेकिन प्लांट्स में क्या है, मध्य में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं कि वैक्यूल्स क्या होती है। एक है कोशिका का हमारा वैक्यूल, ठीक है। प्लांट्स में क्या होगा, ये कोशिका के मध्य में मतलब ऑलमोस्ट सेंटर में, ठीक है। तो कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी। तो ये कहाँ होगी प्लांट सेल में? सेंटर में यानी कि मध्य में स्थित होती है। और साइज क्या होता है, बड़े आकार का। ठीक है। अगर इसकी बात करें डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बेटा, वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ये वाली, इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन ये समझता है कि टोनोप्लास्ट लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो टोनोप्लास्ट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। तो ये लिविंग मेम्ब्रेन है। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या है, एक लिविंग मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन है किसकी, तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। और वैक्यूल में भरा क्या रहता है, तो इसमें भरा रहता है डिसॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, ये क्या है यहाँ पे हमारा, तो ये डिसॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, पानी की, वाटर की, ठीक है। तो इतना लिखो, ये डायग्राम बनाओ तो बस इतना ही काफी है। इसकी मेम्ब्रेन का नाम याद रखना है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और टोनोप्लास्ट क्या होती है, एक लिविंग मेम्ब्रेन है बेटा। और वैक्यूल के अंदर पाया क्या जाता है, तो इसमें पाया जाता है डिसॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स, ठीक है। नहीं, एनिमल सेल में कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, एक ही पाई जाएगी जो कि मध्य में स्थित होगी। सपोज अगर हम एक प्लांट सेल बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पाई जाएगी ये वैक्यूल, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। एनिमल सेल में कई सारी रिक्तिकाएं होती है, एक बड़ी रिक्तिका में, ठीक है। लेकिन हम चूंकि एज अ वैक्यूल प्लांट सेल में बात कर रहे हैं, हाँ, साइज में छोटी होगी और नंबर में क्या होगा, मल्टीपल नंबर्स में होंगी, कई सारी संख्या में, ठीक है।
हो गया बेटा? ठीक है, इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। नीचे क्या होता है? लिविंग होती है। और वैक्यूल में भरा क्या रहता है? डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। केंद्रक में जो चीजें पाई जाती है उसकी केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन, यानी क्रोमोसोम्स कहाँ मिलेंगे? देख लेते हो केंद्रक में। तो अगला जो है हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। हिंदी में बोलते हैं इसको गुणसूत्र। ठीक है बेटा, देखो इसके नाम से इसको देखते हैं। इसके नाम से अगर इसको देखें तो क्या होता है? देखो ये दो बातें हैं यहाँ पे। क्रोमा, क्रोम्स और क्रोमा, और क्रोमा मींस होता है कलर। क्रोमा मींस होता है कलर। ठीक है, और सोम का मतलब होता है बॉडी यानी काय। सोमा का मतलब होता है सोम, यहां पे सोमा का मतलब है बॉडी या निकाय। ठीक है, क्या लिख दो? कलर्ड बॉडीज फाउंड इन द न्यूक्लियस आर नोन एज क्रोमोसोम्स। कलर्ड बॉडीज फाउंड इन द न्यूक्लियस आर नोन एज क्रोमोसोम्स। यानी कि जो रंगीन संरचनाएं हैं या रंगीन काय हैं जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बोलेंगे। तो क्या लिख दोगे? कलर्ड बॉडीज colored bodies found in the nucleus क्या कहलाएंगे बेटा? ये क्रोमोसोम्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि जो रंगीन संरचनाएं हैं जो कि किसमें पाई जाती है? केंद्रक में, उन्हें क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बोलेंगे। रंगीन संरचनाएं जो कि किसमें पाई जाएंगी? केंद्र में पाई जाएंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है बेटा? सर ये आर के क्या? हाँ, ये आर सर पीछे नोन एज, इसको नोन एज बोलते, शॉर्ट में लिखो। इसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, उन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। और क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? तो क्रोमोसोम नाम दिया था वाल्डियर। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे बेटा यहाँ पे, एक है स्ट्रासबर्गर और दूसरे साइंटिस्ट है वाल्डियर। ठीक है, तो स्ट्रासबर्गर ने क्या किया? सबसे पहले क्रोमोसोम को स्टडी किया। तो सर्वप्रथम गुणसूत्र का अध्ययन कौन कर रहे हैं? तो ये है स्ट्रासबर्गर। ठीक है बेटा, सर्वप्रथम गुणसूत्र का अध्ययन किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने किया। और बात करें कि जो क्रोमोसोम शब्द है दिया किसने? तो वो किसने दिया? वाल्डियर। इन्होंने क्या किया? वाल्डियर, इन्होंने क्रोमोसोम शब्द दिया। क्रोमोसोम शब्द दिया। ठीक है बेटा, तो दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, स्ट्रासबर्गर एंड वाल्डियर। तो स्ट्रासबर्गर ने क्या किया? सर्वप्रथम गुणसूत्र का अध्ययन किया और वाल्डियर ने क्या किया? क्रोमोसोम शब्द लिया। ठीक है, इतना लिखो। अच्छा, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी कह सकते हैं, 23 पेयर्स। ठीक,
तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। और एक ड्रोसोफिला नाम सुना होगा, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं, ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में भी गुणसूत्र की संख्या याद रखनी है, उसमें कितनी होती है? 8। ठीक है, ड्रोसोफिला में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1। तो वही पॉइंट बना के लिखते दो। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, 23 जोड़ी ब्रैकेट में 46 होती है। 23 जोड़ी ब्रैकेट में 46 होती है, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्रों को जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स, इस तरीके से, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है, फुल स्टॉप। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को, 23वीं जोड़ी, बेटा ये 22 जोड़ी है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 22 पेयर लिखा है और यहाँ लिखा है 23rd, मतलब 23वीं जोड़ी। ये 22 जोड़ी है प्लस एक क्या है, एक बचा हुआ क्या है, वो 23वीं जोड़ी है। ठीक है, तो ये 23वीं जोड़ी है, 23rd पेयर। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं। क्या लिखा था, सेंटेंस पढ़ो। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जिन्हें कैपिटल X तथा कैपिटल Y से दर्शाया जाता है, जिन्हें कैपिटल X तथा कैपिटल Y से दर्शाया जाता है। दोस्तों ये बना, हाँ ये लिख लो, चाहे उसके नीचे बनाओगे, उसके नीचे बनाना चाहो बनाओगे, इस तरीके से लिखना चाहो। अभी लिखवाएंगे, अभी इसके बारे में लिखवाएंगे। कितना हो गया, ये हो गया, आगे उसी में लिखो, अगला पॉइंट बना के लिखो या उसी में लिखो, जैसे मनुष्यों में लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण X, ये वाला कैपिटल X व Y क्रोमोसोम के द्वारा होता है। X व Y क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। यदि संतति कोशिका में, यदि संतति मतलब संतति मतलब डॉटर सेल, यदि संतति कोशिका में XX, यदि संतति कोशिका में हाँ
यदि संतति कोशिका में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं तो होने वाली संतान लड़की होगी। और यदि संतति कोशिका में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और यदि संतति कोशिका में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं तो होने वाली संतान लड़का होगी। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट ड्रोसोफिला। ये मक्खी का नाम है, इसे बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। तो नौकमा चल रहा है ना, नौकमा चल रहा है। और ये ड्रोसोफिला बेटा एक साइंटिफिक नेम है। सर ड्रोसोफिला क्या है? एक साइंटिफिक नेम है। ठीक, ड्रोसोफिला एक साइंटिफिक नेम है, इसे अंडरलाइन करना जरूरी है। ड्रोसोफिला, इसको कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई, यानी फल मक्खी बोलते हैं। ये वाला है फीमेल का सिंबल बेटा। इसका नाम ये डिनोट करता है कि कोई बच्चा अगर होगा तो वो फीमेल होगा, और ये अगर ये वाला सिंबल है तो ये दर्शाता है कि कोई बच्चा होगा तो वो मेल होगा। ये फीमेल को दर्शा रहा है और ये मेल को दर्शा रहा है। नहीं, यही लिख दिया फीमेल और मेल, बस यही है। इसीलिए मैंने बना भी दिया और लिख भी दिया ब्रैकेट में। ये फीमेल को डिनोट करता है, ये मेल को डिनोट करता है। ठीक है। क्या लिखा है? ड्रोसोफिला ब्रैकेट में फ्रूट फ्लाई और हिंदी में बोलते हैं इसको फल मक्खी। ड्रोसोफिला ब्रैकेट में फ्रूट फ्लाई और हिंदी में लिखते हैं फल मक्खी, ब्रैकेट बंद कर दो। में गुणसूत्रों की कुल संख्या 4 जोड़ी, में गुणसूत्रों की कुल संख्या 4 जोड़ी ब्रैकेट में 8 होती है। 4 जोड़ी ब्रैकेट में 8 होती है। ठीक, एक पॉइंट और लिखो। ट्रिलियम। ट्रिलियम ये एक प्लांट स्पीसीज है बेटा, ट्रिलियम। और ये भी साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करो। ट्रिलियम क्या है? पौधा है। ट्रिलियम क्या बेटा? एक पौधा है, प्लांट स्पीसीज है। तो ट्रिलियम नामक पौधा है, ऐसे लिखो। ट्रिलियम नामक पौधे में सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है। ट्रिलियम नामक पौधे में सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है। ट्रिलियम नामक पौधे में सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है और इसका साइज होता है 30 माइक्रोन। इसका साइज क्या होगा बेटा? 30 माइक्रोन। म्यू बोलते हैं इसको, माइक्रोन। इसका साइज लिखो ब्रैकेट 30 माइक्रोन। 30 माइक्रोन। अगला पॉइंट मनुष्यों में गुणसूत्र की लंबाई, मनुष्य में गुणसूत्र की लंबाई 5 माइक्रोन, इस तरीके से 5 माइक्रोन, 5 म्यू, 5
माइक्रोन तक होती है। जिसमें एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र से एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र से बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र अपेक्षाकृत आकार में काफी छोटा होता है। अपेक्षाकृत आकार में काफी छोटा होता है। जबकि वाई गुणसूत्र अपेक्षाकृत आकार में काफी छोटा होता है। ठीक है बेटा। अगला हेडिंग डाल दो उसी में, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, तो इसमें सीधे सीधे लिखोगे गुणसूत्र किससे मिलके बनेगा? डीएनए। ठीक है, डीएनए। डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होती है? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स और साथ ही साथ कुछ मात्रा में क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगी। साथ ही साथ कुछ मात्रा में क्या होंगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगी। और क्या मिलेगा देखने को? कुछ मात्रा में आरएनए भी होता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें आरएनए भी मिलेगा। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसमें से मेन क्या क्या है? तो मेन ये दो है, मेन कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो मेन कंपोनेंट क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ये मेन। अगला हेडिंग में देखो, गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना। अगला हेडिंग हो गया बेटा, इतना हो गया। अगला हेडिंग गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक डायग्राम देखते हैं पहले, फिर इसकी बात करते हैं।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे। देखो बेटा, गुणसूत्र क्या होता है? एक झिल्ली में बंद रहता है, एक इसके ऊपर एक परत होती है जिसका नाम होता है पेलिकल। गुणसूत्र के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है या परत होती है, उसका नाम कहता है पेलिकल। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो लेयर है इसको बोलेंगे पेलिकल। ठीक है, गुणसूत्र में धागेनुमा संरचना होती है। गुणसूत्र में क्या होगा? धागेनुमा संरचना होगी जिसको बोलेंगे क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमेटा। ये जो धागेनुमा संरचना आ रही है इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा, ठीक है बेटा। और गुणसूत्र में जो ये मैट्रिक्स बना इसको बोलते हैं प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये जो खांच बन रही है ना, ये जो खांच जहां से दिख रहा है कि गुणसूत्र के दो भाग हो रहे हैं, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकुचन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। तो इसी को क्या बोलेंगे? दैट इज यानी कि अर्थात सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर, ये अर्थात का साइन होता है, सिंबल, दैट इज बोलते हैं इसको शॉर्ट में। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। ठीक है, और हिंदी में इसको प्राथमिक संकुचन बोलेंगे। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हिंदी में क्या लिख दोगे? प्राथमिक संकुचन। जिसको हिंदी में लिखना है उसको लिख लो प्राथमिक संकुचन। और इसी प्राथमिक संकुचन को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर बोलेंगे। ठीक, और ये वाला बेटा क्या है? ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, द्वितीयक संकुचन। ये वाला जो डॉट बनाया है ये वाला क्या है? ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इसका नाम हो जाएगा। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो भुजा बच रही है गुणसूत्र की उसको बोलेंगे सेट बॉडी या सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप?
इसको बोलेंगे सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम, सेट का मतलब होता है सैटेलाइट, सेट का मतलब है सैटेलाइट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। इसका जो सिरा है, जो टॉप मोस्ट सिरा आ रहा है, इसको बोलते हैं टीलोमियर। ये जो सिरा है ना, इसको क्या बोलेंगे? टीलोमियर। इसको लिखो ना, इसको बोलते हैं टीलोमियर, टीलोमियर। तो ये एक गुणसूत्र की संरचना है, वो भी मेन पार्ट यही है सारा, ठीक है, जो हमको हमारे मतलब क्या वही टीलोमियर। बन गया। अब इसमें लिखना है तो यही जो बना है वही लिख देना है इसमें, ठीक है। गुणसूत्र की बाह्य संरचना को पेरिकल बोलते हैं, चाहो तो लिख लो, लिख लो फटाफट लिख लो। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक बाहरी झिल्ली होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक बाहरी झिल्ली होती है जिसे पेलिकल, ये बेटा लिखा हुआ है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जिसे पेलिकल भी पता है, ठीक है, जिसे पेलिकल कहते हैं, फुल स्टॉप। इसमें लिखते जाना है ऐसे। क्रोमोसोम में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं या संरचना पाई जाती है। क्रोमोसोम में धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये लिखा है, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में सामान्यतः दो भुजाएं, प्रत्येक क्रोमोसोम में सामान्यतः दो भुजाएं पाई जाती हैं। जो एक कण जैसी रचना से जुड़ी होती हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। जिसे सेंट्रोमियर ब्रैकेट में लिखो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसे सेंट्रोमियर ब्रैकेट में लिखो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जिसे सेंट्रोमियर ब्रैकेट में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसे में लिखना, यही सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय, स्पिंडल फाइबर्स, यही सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर्स से जुड़ जाता है। अगला पॉइंट लिखो, प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त, नहीं इसी पॉइंट होना, प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन, प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त
एक अन्य संकुचन भी पाया जाता है, जिसे द्वितीयक संकुचन ब्रैकेट में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, जिसे द्वितीयक संकुचन ब्रैकेट में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इसीलिए लिखना यह केंद्रिका के निर्माण में सहायक होता है। यह केंद्रिका के निर्माण में सहायक होता है। अगला द्वितीयक संकुचन के बाद जो गोलाकार संरचना बचती है, द्वितीयक संकुचन के बाद जो गोलाकार संरचना बचती है उसे सेट क्रोमोसोम, ये वाला उसे सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। फुल स्टॉप। अगला पढ़िए। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा कौन सा है? ये वाला, और लास्ट वाला ये वाला। अगर यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो अंतिम सिरा इसका यही होता ना। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो ये वाला और ये वाला। हाँ, क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को टीलोमियर, ये लिखा है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को टीलोमियर कहा जाता है, जो क्रोमोसोम को क्षरण से बचाता है। क्षरण मतलब डूबने से बचाता है। जो क्रोमोसोम को क्षरण से बचाता है, छोटा सा हेडिंग बना लो। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। तो हमारा हेडिंग क्या है? तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों के प्रकार। ठीक है बेटा, तो मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, हम लोग ये वाला देखते हैं। देखो बेटा, तो इसके आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। इसमें हम लोग लिखेंगे पहला एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इस गुणसूत्र का आकार कैसा होगा? केवल इतना लिखेंगे, ये कैसा होता है? जे शेप होता है। जे होता है जे शेप। ये क्रोमोसोम कैसा होता है? जे शेप होता है। जे शेप होता है। इसका आकार क्या है? जे शेप। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का आकार क्या है? जे शेप। ठीक है। अगला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम।
इस गुणसूत्र का आकार कैसा होगा? वी शेप। ये होगा वी शेप, वी शेप, ठीक है। अगला है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये एल शेप होता है। इसका आकार क्या होगा? एल शेप। और एक लास्ट बचता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। लास्ट बेटा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। चौथा मैं यहां लिख रहा हूं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये कैसा होगा? आई शेप्ड, आई शेप्ड। तो ये आई बना दो, इसके ऊपर डॉट कर दो, आई शेप्ड। और ये जो विभाजन है गुणसूत्रों का किसके आधार पे? सेंट्रोमेर की पोजीशन के आधार पे, यानी उपस्थिति के आधार पे, ठीक है। तो ये इसके आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होगा? 4 प्रकार के। एक्रोसेंट्रिक, इसका आकार जे शेप होगा, ठीक है, यानी कि सेंट्रोमेर यहाँ पे कहाँ पे होगा? इस जगह होगा, सेंट्रोमेर यहाँ पे होगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेर कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेर है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे, मीटिंग पॉइंट पे ये सेंट्रोमेर होगा यहाँ पे, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेर कहाँ पे हो जाएगा? ये होगा, ठीक है। ये एकदम टर्मिनल से लेकर होगा, ठीक है। छोटा सा बना लो हेडिंग। अगला गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र के कार्य। हाँ, ये सिर्फ इसमें नाम लिखना है ऐसा, जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है आई शेप। सर ये नहीं कह रही मैं, ये आपने सब कीजिए ना जो सर। नहीं नहीं, ये नहीं, केवल जितना भी पौधों का या जंतुओं का जो भी वैज्ञानिक नाम होगा केवल उसको अंडरलाइन करेंगे। जेनेरिक नेम अलग, यानी उनका जीनस का नाम अलग अंडरलाइन होगा और स्पीशीज का नाम अलग अंडरलाइन होगा, ठीक। चलो गुणसूत्र के कार्य नंबर 1। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। नंबर 2, गुणसूत्रों के प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन। गुणसूत्रों के प्रतिकृतिकरण से संतति गुणसूत्रों का निर्माण होता है। संतति गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जो कि संतति कोशिका में पहुंचकर, जो कि संतति कोशिका में पहुंचकर नए जीवों का निर्माण करता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो सेल का जो टॉपिक था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, लगभग हमने सभी ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा न्यूक्लिक एसिड।
बेसिक बातें यहाँ पे समझनी जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, तो डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। जरा मुझे ये बताओ कि जो डीएनए है या आरएनए है, ये क्षारीय प्रकृति के होंगे या एसिडिक प्रकृति के होंगे? डीएनए या आरएनए दोनों भी ये क्षारीय प्रकृति के होंगे या एसिडिक नेचर के होंगे? मतलब अम्लीय प्रकृति के होंगे या क्षारीय प्रकृति के होंगे? अम्लीय होंगे, ठीक है ना, क्योंकि नाम में जुड़ा है ना एसिड, नाम में क्या जुड़ा है? एसिड जुड़ा है, तो मीन्स एसिडिक नेचर के होंगे, यानी कि अम्लीय नेचर। तो ये क्या है? अम्लीय पदार्थ। ये दोनों ही क्या है? एसिडिक मटेरियल, एसिडिक मटेरियल यानी अम्लीय पदार्थ, ठीक है। बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक निश्चर। तो फ्रेडरिक निश्चर ने 1869 में मानव के केंद्रक से पस सेल्स, मानव के केंद्र के पस सेल्स में न्यूक्लिक एसिड को देखा और उसे नाम दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिक साइंटिस्ट है एक, फ्रेडरिक निश्चर, 1869 में इन्होंने मानव के पस सेल्स में न्यूक्लिक एसिड को देखा और उसे नाम क्या दिया बेटा? न्यूक्लिन नाम। तो साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो न्यूक्लिक एसिड जो भी हमारा, इतना पहले लिखो फिर लिखा। हो गया ना? चलो मिटा रहा हूं। तो एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक निश्चर नाम है इनका, फ्रेडरिक निश्चर। फ्रेडरिक निश्चर साइंटिस्ट का नेम फ्रेडरिक निश्चर। इन्होंने क्या देखा? डेट ऑफ द बर्थ में 1869। इन्होंने देखा मानव न्यूक्लियाई के पस सेल्स में, मानव न्यूक्लियाई के पस सेल्स में सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड को देखा। और क्या नाम दिया बेटा? और उसे न्यूक्लिन कहा। क्या कहा? न्यूक्लिन, न्यूक्लिन कहा। मानव केंद्रक, जो मानव की कोशिका में जो केंद्रक रहेगा उसमें, क्योंकि डीएनए कहाँ मिलेगा? केंद्रक में मिलेगा ना, तो वही केंद्रक। और उस कोशिका कौन सी है? पस सेल्स। पस सेल्स क्या होता है? कहीं घाव वगैरह बन जाता है, कहीं घाव बन गया शरीर में, तो वो क्या कहलाएगी? पस सेल्स। वहां से क्या मिलेगी? पस सेल्स। और उन्हीं पस सेल्स के न्यूक्लियाई में क्या देखा इन्होंने? न्यूक्लिक एसिड देखा, उसको नाम दिया न्यूक्लिन। अभी लिखो तो, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए का बना होता है। तो डीएनए क्या होता है? जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको अगली पीढ़ी में कैरी करता है, इसका काम होता है। आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना किसका काम है? डीएनए का काम है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए आरएनए तो है, ठीक है बेटा। इतना लिखने के बाद इसी न्यूक्लियन को बाद में क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड। इसमें एक मैंने और लिखूं, कुछ समय पश्चात इसी न्यूक्लियन को, कुछ समय पश्चात इसी न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। कुछ समय पश्चात इसी न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया।
एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनका नाम है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इनका नाम लिखिएगा, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या दिया? एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफिक इमेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने क्या दिया बेटा? डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ दिया। इन्होंने क्या दिया? डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ दिया। ठीक है, और इसमें क्या जाहिर हुआ? डीएनए कैसा है? डीएनए एक राइट हैंडेड अणु है। डीएनए कैसा है? डीएनए एक राइट हैंडेड अणु। तो इसमें क्या दर्शाया? इसने दर्शाया कि डीएनए कैसा है? डीएनए एक राइट हैंडेड अणु है। डीएनए एक राइट हैंडेड अणु। राइट हैंडेड मतलब इसके घुमाव होते हैं, लेफ्ट साइड टर्न और राइट साइड टर्न। तो इन्होंने जो स्टडी किया था उसके माध्यम से जो डीएनए निकला वो कैसा निकला? दक्षिणावर्त घुमाव निकला इसका डीएनए, दक्षिण दिशा में घुमाव निकला इसका। इसकी कैसे थी? दक्षिणावर्त दिशा में थी, इसको बोल दिया राइट हैंडेड। एक छोटा सा डीएनए की गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स, डीएनए की विशेषताएं कर लो, ऐसे लिखो, डीएनए की विशेषताएं। डीएनए की विशेषताएं। इसका नंबर वन देखिए, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला पॉइंट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए असाखित व रेखीय प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए वृत्ताकार होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए वृत्ताकार होता है। अगला पॉइंट, डीएनए वृत्ताकार, सर्कुलर वृत्ताकार होता है। अगला पॉइंट, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है, अर्थात ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। डीएनए की संरचना, देखो बेटा, सबसे पहली बात, इसमें दो बातें याद रखनी। पहली बात ये है
कि डीएनए वास्तव में होता क्या है। तो डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। बना किसका होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की यूनिट क्या होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और डीएनए पॉलीमर किसका होता है, तो इन्हीं यूनिट्स का, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का पॉलीमर होता है, ठीक है। दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। डीएनए होता क्या है, बेसिकली डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, पहली बात ये है, ठीक है। और ये पॉलीमर यानी बहुलक होता है, ये पॉलीमर होता है किसका, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, ठीक है। तो पहली बात न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरी बात क्या है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का ये बहुलक होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें ये हो जाएगा कि ये एक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है, एक तरीके का पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड या पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉली मतलब पॉलीमर और किससे मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सिंपली क्या बोलेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, चेन बोलेंगे, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इसी पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे जरा याद रखना। डीएनए में तीन चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, हमें वहां पढ़ा ना पेंटोस शुगर, तो यहाँ पे कौन सी होती है पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस टाइप, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रासायनिक संगठन, एक तरीके से रासायनिक संगठन, ठीक है बेटा। अगर रासायनिक संगठन की बात करें क्या हो जाएगा, इसमें तीन चीजें होंगी। डीएनए तीन चीजों से मिलकर बनेगा, क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये तीन चीजें होंगी, इतना हो गया। डीएनए में तीन चीजें क्या क्या होंगी, नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोस शुगर होगा और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ना हो गया। देखो बेटा याद है आपको इतना लिखना ही है, पहले इतना लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, आपको नहीं मिटाना है, आपको दोबारा बनाना है। अपनी कॉपी में क्या करोगे, दोबारा बनाओगे। नाइट्रोजनस और पेंटोस शुगर बोलेंगे, मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, और यहाँ पे पेंटोस शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में। पेंटोस शुगर क्या है हमारी, डीऑक्सीराइबोस, पेंटोस शुगर ये है हमारी, दोबारा बनाओ इसको, ठीक है। इन दोनों के मिलने से जो अणु बनेगा उसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलोगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। हाँ, जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलेगा तो क्या बोलोगे उसको, न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, फॉस्फेट जोड़ देंगे, जब हम फॉस्फेट बोल देंगे तो अब जो संरचना बनेगी इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक और हमने न्यूक्लियोटाइड लिख दिया यहाँ पे, दो मिल गए तो क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। यहां पे लिख लो डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोटाइड डाई कितना हो गया, इसके नीचे बनाना बेटा, ठीक है, एरो लेके बनाते जाना। अच्छा हो जाएगा कैसे होगा, करो क्या, और करो किसको होता है, आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लग रहा है। कहाँ गया मैंने लिखा हुआ, अच्छा तो बहुत बड़ा हो गया। चलो एक मिनट, प्रदीप से थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी अभी और एक मिनट हाँ तो जाए पूरा, थोड़ा सा गैप हो गया, ठीक है। और ये गैप हो गया ना, क्या क्या गैप हो गया, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, चलो कोई बात नहीं, चलो दोबारा लिख देना, दो न्यूक्लियोटाइड मिल गए, पेंसिल के पॉइंट पे अपने आप छोटा हो गया, तो क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। और इसमें न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड तो हमने कितना जोड़ा, मल्टीपल टाइम्स जोड़ा, यानी कि एन कर दिया, एन टाइम्स जुड़ गया आगे, तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये एक चेन है, डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितनी चेन होती है, दो होती है, ये एक चेन बन गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आके जुड़ गई, पॉलीन्यूक्लियो, अब क्या करें, फिर से जुड़ाऊं करें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो बेटा, डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दो, दोनों चेन मिल गई, अब क्या बना, डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, डीएनए। तो डीएनए अब बना जाके फाइनली ये, ठीक है, बना इसको, ठीक है। एक बार बना लो फिर दोबारा से इसको बताओ, एक बार बना लो फिर दोबारा से बताओ, ठीक है। बन गया बेटा सबका इतना। देखो यहाँ पे डीएनए में बेसिकली होता क्या क्या है, पहली बात ये याद रखना है, डीएनए में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोस शुगर होगी, और पेंटोस शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर, प्लस क्या होगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। ये तीन चीजें तो होनी ही होनी है,
अब इनको कंबाइन कैसे करना है वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजनस बेस लिखा और पेंटोस शुगर लिख दिया। तो क्या बना बेटा, न्यूक्लियोसाइड बना। न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे क्यों न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल अभी जोड़ रहे हैं, जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो अगला स्ट्रक्चर बनना है, क्या बनना है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनना, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया तो क्या बना, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड में यही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। और डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, 2 होती है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर क्या बनाती है, डीएनए, ठीक है। तो ये हायरार्की इसके स्ट्रक्चर, ये होता है डीएनए के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या होता है, ठीक है। कितना बन गया, अब छोटा सा लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इसको देखो यहाँ पे लिखो नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये 2 टाइप्स के, कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। क्या क्या होंगे, प्यूरिन होगा बेटा, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इनको हिंदी और इंग्लिश में नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही, ठीक है। क्योंकि इसकी हिंदी में मत पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना। प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 रिंग पाई जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े ना, एक सिंगल रिंग कंपाउंड होता है, एक डबल रिंग, तो एक डबल रिंग कंपाउंड है। प्यूरिन कैसा होता है, इसमें 2 रिंग पाई जाती है, तो डबल रिंग होता है। इसमें 2 रिंग पाई जाएंगे और इसमें सिंगल रिंग पाई जाएगी। पायरिमिडीन में क्या होता है, सिंगल रिंग पाई जाती है, ठीक है। प्यूरिन में क्या क्या आता है, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन, प्लस गुआनिन। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन प्लस गुआनिन। पायरिमिडीन में क्या आता है, थायमिन, साइटोसिन प्लस यूरासिल। यूरासिल CIL, यूरासिल, ठीक है। अरे वो पायरिमिडीन बोला तो सही है, पर लिख कर रखते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ठीक है बेटा। प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में क्या होता है, 2 रिंग पाई जाती है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है और एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन के एग्जाम्पल क्या है, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। डीएनए में क्या क्या पाया जाएगा, ये बताओ। अच्छा, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस क्या क्या होंगे, ठीक है। इतना बन गया पहले, ये बन गया बेटा। तो अब डीएनए में क्या क्या होता है जरा उसको देखो। देखो बेटा, एक चीज और है, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और यूरासिल को यू से। तो एडेनिन को किससे करते हैं, ए से, और गुआनिन को जी से, और थायमिन को करते हैं टी से, और साइटोसिन को सी से और यूरासिल को यू से, ठीक है। तो डीएनए में क्या होगा, ए होगा, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन होगा। और हमेशा याद रखना, एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से जुड़ेगा। अभी अगला जो हम पढ़ेगा चिरविन का 4 ग्राफ्स का अभी सुनो बताएंगे। तो एडेनिन इसमें क्या क्या होगा, डीएनए में एडेनिन होगा, गुआनिन होगा,
साइटोसिन होगा और थायमिन। आरएनए में क्या होगा बेटा? एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थायमिन की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूरासिल हो जाएगा। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू कर, ठीक है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं वो क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं वो क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। कौन सा नहीं पाया जा रहा है? ये पूछा जाता है कि थायमिन किस में नहीं पाया जाएगा? तो थायमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाएगा। थायमिन में क्या पाया जाएगा? तो यूरासिल पाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो मान लो नाइट्रोजनस बेस हो गया। अगला एडिंग रहेगी हमारी चार्गाफ्स ग्रुप। चलो 2 मिनट नहीं, बस लिखने भर का रेस्ट है, लिख लो फिर आगे बात करें। ओके, थोड़ा सा सांस लो तो आगे चले। 2 बजे तक लिखते हो फिर हमारा आपको पढ़ने का ही काम है उसमें। चलो अगला हेडिंग हमारा चार्गाफ्स ग्रुप। चार्गाफ्स बेस पेयरिंग ग्रुप। चार्गाफ्स बेस पेयरिंग ग्रुप। चार्गाफ बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है, इरविन चार्गाफ। चार्गाफ क्या है? साइंटिस्ट का नाम है इरविन चार्गाफ, इनका पूरा नाम। इन्होंने क्या दिया? बेस पेयरिंग का रूल दिया। इन्होंने क्या प्रपोज किया? बेस पेयरिंग। बेस कौन सा? नाइट्रोजनस बेस। बेस पेयरिंग का मतलब है कि कौन सा बेस किससे जुड़ेगा। बेस पेयरिंग का मतलब है कि कौन सा बेस, कौन सा मतलब कौन सा नाइट्रोजनस बेस कौन से नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल किसने दिया? इरविन चार्गाफ ने। ठीक है, तो इसको लिख लो। देखो बेटा, पहली बात ये है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन, यानी कि जितनी भी, अभी लिखना नहीं है, सुनो पहले, जितनी भी प्यूरिन की मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी? पायरिमिडिन के बराबर होगी। यानी कि प्यूरिन किसके बराबर होगा बेटा? पायरिमिडिन के बराबर होगा। प्यूरिन किसके बराबर होगा? पायरिमिडिन के बराबर। कहने का मतलब है जितना भी प्यूरिन यानी एडेनिन, गुआनिन होगा वो किसके बराबर होगा? पायरिमिडिन, मतलब साइटोसिन और थायमिन के बराबर होगा। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, पहले ये चीज जान लो कि चार्गाफ्स का रूल केवल डीएनए के लिए लागू होता है, आरएनए के लिए नहीं लागू होता है। अभी लिखवा देंगे, चार्गाफ्स का रूल केवल डीएनए के लिए लागू होगा, आरएनए के लिए क्यों नहीं लागू होगा? आरएनए के लिए क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड है वहाँ पे डीएनए, तभी तो वहाँ पे बेस पेयरिंग पाई जाएगी ना। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब एक ही स्ट्रैंड, स्ट्रैंड वाला धागा। ठीक है, तो आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, डीएनए में ही बेस पेयरिंग होगी। तो एप्लीकेबल किसके लिए होगा चार्गाफ्स का रूल? केवल और केवल डीएनए के लिए। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, चलो तो प्यूरिन किसके बराबर होगा? पायरिमिडिन के। ब्रैकेट में यहाँ पे इसको ले लो, ए एन जी किसके बराबर हो जाएगा? डी एन सी के बराबर, डी एंड सी के बराबर। ठीक है, तो टोटल प्यूरिन किसके बराबर होगा? टोटल पायरिमिडिन के। तो अभी लिखो मत, समझो केवल यहाँ ध्यान दो। टोटल प्यूरिन किसके बराबर होगा? टोटल पायरिमिडिन के। ठीक है, अच्छा एक चीज अगला हो गया ये एडेनिन जो है, एडेनिन की मात्रा, कुल मात्रा किसके बराबर होगी? थायमिन। जितना ए होगा उतना ही क्या होगा? बी होगा। ठीक है, और जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा? गुआनिन। जितना गुआनिन होगा उतना ही क्या होगा? साइटोसिन। ठीक है, तो K/T बराबर G/C बराबर क्या होगा? ऑलवेज 1, हमेशा एक होगा। ठीक है, जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा? हमेशा एक के बराबर होगा।
और ये सभी स्पेसीज के लिए क्या होगा, समान होगा। ये रेशियो सभी स्पेसीज के लिए क्या होगा, समान होगा, एक ही होगा। इसका मान सदा क्या होगा, एक होगा। a बटा t बराबर g बटा c ऑलवेज इक्वल्स 1, हमेशा एक होगा। ठीक है, अगला जो तीसरा, अभी लिखना नहीं, लिखो कुछ कोड में नजर नहीं चलता। a प्लस t g प्लस c इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स 1। ये रेशियो एक के बराबर नहीं होता। 3 पॉइंट दिए इन्होंने, चारगाफ ने 3 पॉइंट दिए। टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन। ठीक है, जितना ए होगा उतना थाइमिन होगा, और जितना जी होगा उतना साइटोसिन होगा। और इसको रेशियो की फॉर्म में देखें तो ए बटा टी बराबर जी बटा सी ऑलवेज इक्वल्स 1, हमेशा एक होगा। अगला क्या है, ए प्लस टी बटा जी प्लस सी एक के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग होता है। क्यों ये होता है, क्योंकि अलग अलग स्पेसीज के लिए इसका मान अलग अलग होता है, इसीलिए इसका मान एक के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले आप राइट करोगे चारगाफ बेस पेन रूल, इसमें लिखो यह नियम केवल डीएनए के संदर्भ में, यह नियम केवल डीएनए के संदर्भ में लागू होता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अणु होता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अणु होता है। इसमें आरएनए के संदर्भ में चारगाफ का रूल, आरएनए के संदर्भ में चारगाफ का रूल, चारगाफ बेटा ये साइंटिस्ट का, आरएनए के संदर्भ में चारगाफ का रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड अणु है, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड अणु है, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड अणु। अगला पॉइंट, चारगाफ के नियम की निम्न विशेषताएं हैं। चारगाफ के नियम की निम्न विशेषताएं हैं डैश नंबर 1, चारगाफ के नियम की निम्न विशेषताएं हैं डैश नंबर 1, इसमें लिखो टोटल प्यूरिन क्या लिखोगे, टोटल प्यूरिन इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडिन। टोटल प्यूरिन इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडिन, यानी कि कुल प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होगी, कुल पायरिमिडिन के बराबर होगी। टोटल प्यूरिन इक्वल्स टू टोटल पायरिमिडिन, और जहां पे प्यूरिन लिखा है उसके ब्रैकेट में A प्लस G और पायरिमिडिन के नीचे लिखो T प्लस C, ऐसे। ठीक है बेटा, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो, एडेनिन की मात्रा हमेशा थायमिन के बराबर होगी। एडेनिन की मात्रा हमेशा थायमिन के बराबर होगी, और बेटा एडेनिन बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए बराबर और बी बराबर, ठीक है,
एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के जरिए और एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के जरिए थायमिन से जुड़ेगा और एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के जरिए थायमिन से जुड़ेगा। ठीक है, जरा बोर्ड पे ध्यान दें। ये वाला जो बराबर का साइन है ना, ये इक्वल्स का साइन है, ये इक्वल्स का साइन है, मतलब बराबर। लेकिन जब अगर जुड़ेगा एडेनिन थायमिन तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये इस तरीके से अगर A को T से जोड़ेंगे तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। वहीं G को C से जोड़ेंगे तो इनके बीच क्या बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये तो बेटा इक्वल्स का साइन है, ये बॉन्डिंग नहीं दिखाई मैंने यहाँ पे। ये दिखाया है कि A बराबर है D के और G बराबर है C के। लेकिन जब बॉन्ड की बात करेंगे तो एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा है लास्ट में, हम लोगों ने जो लास्ट लाइन क्या लिखी है, जुड़ेगा। फुल स्टॉप। इसी में अगली लाइन से लिखो, ग्वानिन की कुल मात्रा G, ये ग्वानिन की कुल मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। ग्वानिन की कुल मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, ये वाला ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के जरिए साइटोसिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के जरिए साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है बेटा, फिर बॉक्स में अगला ये बना देना, ये वाला बनाओ, A बटा T बराबर G बटा C बराबर 1, हमेशा 1 निकल गया है इसके। हाँ, इसके नीचे बनाओ। ठीक है, अगला वाला तो तीसरा वाला ये वाला। इसमें सभी स्पीसीज के लिए A प्लस T, सभी स्पीसीज के लिए A प्लस T तथा G प्लस C का अनुपात बराबर नहीं होता, का अनुपात बराबर नहीं होता। और ये बना दो, ये वाला बना दो। ठीक है, अब ये वाला बना दो। हो गया बेटा? तो चारगाफ का नियम ये है, ठीक है। तो चारगाफ नियम अगर समराइज करें तो क्या है, बस को इतना याद रखना, टोटल फ्यूलिन बराबर होगा टोटल बायोइलेबिलिटी, A बराबर T के होगा, G बराबर C के होगा। लेकिन A जब जुड़ेगा T से तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। G जब C से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर बाद में ये रेशियो याद रखना है, A/T बराबर G/C और इक्वल्स 1। फिर लास्ट में जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि A प्लस T और G प्लस C का जो अनुपात है वो हमेशा एक नहीं होगा, क्योंकि सभी स्पीसीज में ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो A प्लस T बाई G प्लस C नॉट इक्वल्स 1। तो ये चारगाफ का नियम करता है। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर दो, हो गया। थोड़ा सा अगर बेसिक देखोगे इसमें, तो अगर हम बात करें एक चीज बनाने की, अगर हम यहाँ पे A बना लें, A क्या है, ये एडेनिन, इससे जुड़ेगा हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ेगा। ठीक है, G क्या है, G है ग्वानिन। ठीक है, किससे जुड़ेगा,
सी से जुड़ेगा, यानी साइटोसिन से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड की जगह। और अगर यहाँ पे सी लिख दे तो सी कैसे जुड़ेगा? जब जी सी से जुड़ेगा तो सी किससे जुड़ेगा? जी से जुड़ेगा। हाँ। तो ये भी किससे जुड़ेगा? जी से जुड़ेगा। जब ए टी से जुड़ रहा है तो टी किससे जुड़ेगा? टी से जुड़ेगा। तो टी लिख दें आप। और ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है? तो ये क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है? अब इनसे क्या जुड़ेगा? इनसे में क्या जुड़ना है? शुगर मॉलिक्यूल जुड़ना है। शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम जुड़ेंगे शुगर मॉलिक्यूल। शुगर कौन सी होगी? पेंटोस शुगर और डीऑक्सी राइबोसाइड। ये एस मतलब शुगर, शुगर का, ठीक है, एस बोल दिया। और यहाँ भी इस तरीके से इसको हमने क्या करा? एस शुगर। यहाँ भी एस शुगर। ठीक है। अब जब यहाँ जोड़ोगे तो उल्टा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या होती हैं? दोनों पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा? और हम इसको इस तरीके से शुगर एस। ठीक है। क्या हो गया? बेस आ गया और शुगर आ गया। ठीक है। अब क्या होगा? अब होना है फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ना। ठीक है। हमेशा याद रखना है शुगर के जो 5वें नंबर का कार्बन होता है उसी से जुड़ता है फॉस्फेट। शुगर का जो 5वें नंबर का जो कार्बन है उससे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। तो अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जब करेंगे तो हम इसकी यहाँ से देखें। अगर इसकी नंबरिंग करें और 1 2 3 4 और 5वें नंबर का कार्बन ऊपर होगा, इस तरीके से यहाँ लिख देंगे टी, फॉस्फेट। ठीक है। इस तरफ से कर देते हैं नंबरिंग इसको। ठीक है। यहाँ भी 5वें नंबर का कार्बन ऊपर होगा और हम यहाँ से जोड़ देंगे इसको पी और फॉस्फेट। ऐसे ही यहाँ सबसे जोड़ो फॉस्फेट फॉस्फेट। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, जो शुगर का कार्बन नंबर 1 होगा उससे हमेशा क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, यहाँ इसको नंबर ग्रीन कलर से करते हैं तो 1 नंबर का ये हो जाएगा, 2 का ये होगा कार्बन, 3 का ये होगा, 4 का ये होगा और 5 का ये यहाँ पे होगा। तो शुगर के कार्बन नंबर 1 से हमेशा क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। शुगर के कार्बन नंबर 1 से हमेशा क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है और इससे क्या जुड़ा है? थायमिन जुड़ा है। यहाँ भी कार्बन नंबर 1 है तो इससे जुड़ा है साइटोसिन।
यहाँ भी कार्बन 1 से ग्वानिन, यहाँ भी कार्बन 1 से एडेनिन, ठीक है। और यहाँ पे जो 5वें नंबर का कार्बन इससे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट। यहाँ भी 5वें नंबर का कार्बन यहाँ कहीं पे होगा, ये इनका 5वें नंबर का, ये 5वें नंबर का कार्बन है, तो इससे क्या जुड़ रहा है, हाँ सारे 5वें नंबर, ठीक है। 5वें नंबर के कार्बन से क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। बस इतना याद रखना है कि शुगर के कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। शुगर के कार्बन नंबर 5 से क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है। ये इतना याद रखना, शुगर के कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है, और शुगर के कार्बन नंबर 5 से क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक। दो बातें याद रखना। तो हमने हर 5वें नंबर के कार्बन से क्या जोड़ा है, फॉस्फेट जोड़ा है, ठीक है। 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 3 पे क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम एक पे जो है शुगर का डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा। शुगर का डायग्राम अगर केवल देखें तो इसका कार्बन नंबर 1 ये है, इसको नंबरिंग देंगे तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे होगा, ये कार्बन नंबर 1 ये है, दूसरा नंबर यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, और 5वां ये ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे है OH, H, 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 OH और H और CH2OH, ठीक है। 5वां जो कार्बन है वो रिंग से बाहर होता है। शुगर का जो 5वां कार्बन है वो कहाँ है, रिंग से बाहर है, ठीक है। डीऑक्सी मतलब कार्बन नंबर 2 से क्या है, ऑक्सीजन निकली हुई है, क्योंकि H के साथ OH होना चाहिए था, H के साथ OH आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा है, H दिखाया है। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर जो दूसरा है वहां से ऑक्सीजन निकल गई। यहाँ पे अगर हम OH करेंगे ना तो ये राइबोस शुगर हो जाएगी, जो कि किसमें मिलेगी, RNA में। लेकिन अगर इसी दूसरे नंबर के कार्बन से हम ऑक्सीजन का अणु हटा दें तो वो क्या हो जाएगी, डी मतलब हटना, डीऑक्सी, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, डीऑक्सी। तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या कहलाएगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहलाएगी। तभी हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, केवल S दिखाया है। क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, शुगर के स्ट्रक्चर याद रखना है, कितने कार्बन होते हैं इसमें, 5, लेकिन 5वां कार्बन क्या है, रिंग से बाहर है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है।